हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन टीजीटी पीजीटी आर्ट में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, गांधार कला किसके समय पनपी थी। ऑप्शन है शाक्य, मौर्य, कुषाण या शुंग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कुषाण। तो गांधार कला कुषाण के समय पनपी थी। तो अन्य तथ्य हैं, कुषाण काल में कनिष्क के शासन में गांधार कला शैली का जन्म हुआ था। गांधार शैली में काले स्लेटी रंग के पत्थर से बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन एग्जाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, टेस्ट देना हो, नोट्स लेना हो, प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता हो, तो ये सारी सुविधाएं आप मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सुविधा आप ले सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा ले सकते हो। और इस सुविधा में आप अपना एग्ज़ाम का पैटर्न किसी भी माह में चेंज भी कर सकते हो। तो अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करते रहिए। और नया बैच स्टार्ट होने वाला है और अपनी तैयारी आप विधिवत कर सकते हैं। और धन्यवाद। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन कहाँ मिलता है। ऑप्शन है चित्रसूत्रम में, चित्रलक्षणम में, या कामसूत्रम या रामायण में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, चित्रलक्षणम में। तो पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन चित्रलक्षणम में प्राप्त होता है। तो इस अन्य तथ्य हैं, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति कथा का वर्णन चित्रलक्षणम नामक ग्रंथ में हुआ है, जहाँ पर नग्नजीत नामक राजा ने चित्र की रचना की थी एवं उस चित्र में ब्रह्मा जी ने जान डालकर चित्र में बने बालक को जिंदा कर दिया था। इसी कारण ब्रह्मा को प्रथम चित्रकार माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है। ऑप्शन है 10,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक, 3,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक, या 2000 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व तक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 3,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक। तो आदिकाल की चित्रकला जो है वो 3,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक मानी गई है। अन्य तथ्य है, आदिमानवों द्वारा प्रारंभ की गई कला को आदिकाल की चित्रकला कहा जाता है, जिसका समय 3,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी। ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या कुषाण काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कुषाण काल। तो कनिष्क मूर्ति जो है कुषाण काल में बनी थी। अन्य तथ्य है, बुद्ध एवं बोधिसत्व मूर्तियों के अतिरिक्त मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है, जिस पर महाराजाधिराज देवपुत्रों कनिष्कों को अंकित किया गया है। यह खड़ी मुद्रा में है तथा 5 फुट 7 इंच ऊंची है। राजा घुटने तक कोट पहने हुए है, उसके पैरों में भारी जूते हैं। दायां हाथ गदा पर टिका है तथा बाएं हाथ से तलवार की मुट्ठियां पकड़े हुए हैं। कला की दृष्टि से यह प्रथम उच्च कोटि की मूर्ति है, जिसमें मूर्तिकार को सम्राट की पाषाण मूर्ति बनाने में अद्भुत सफलता मिली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था।
तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बिहार में। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। अन्य तथ्य है, प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप यह स्थित है और राजगृह से नालंदा की दूरी लगभग 8 मील है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसकी ख्याति केवल भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी फैली हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की नींव किसने डाली? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, बिंबिसार। तो मगध राज्य की नींव बिंबिसार ने डाली थी। अन्य तथ्य हैं, मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 444 से 492 ईसा पूर्व था। वह हार्यक कुल से संबंधित था। हार्यक कुल के लोग नागवंश की एक उपशाखा थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन है गया, कुशीनगर, सारनाथ, नालंदा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध ने निर्वाण जो है वो कुशीनगर में प्राप्त किया था। अन्य तथ्य है, विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए तथा लोगों को अपने मत में दीक्षित करते हुए बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को भोजन दिया। इसमें उन्हें सुकूर मद्दव खाने को दिया गया। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ सुअर का मद तथा मांस बताया है, किंतु यह तर्कसंगत नहीं है। वस्तुतः यह कोई वनस्पति थी जो सुअर के माद के पास उगती थी, जैसे कुकुरमुत्ता आदि। इससे उन्हें रक्तसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना को सहन करते हुए वह कुशीनगर पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मूर्ति कला की वह शैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है? तो ऑप्शन है मथुरा, भरहुत, गांधार, मौर्यकालीन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गांधार। तो मूर्ति कला की वह शैली गांधार शैली है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है। अन्य तथ्य हैं, गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट है। इसका विषय केवल बौद्ध है। इसी कारण कभी कभी इस कला को यूनानी बौद्ध, ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको रोमन, यूनानी रोम कला भी कहा जाता है। इस शैली की मूर्तियाँ अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के अनेक प्राचीन स्थलों से प्राप्त हुई हैं। इसका प्रमुख केंद्र गांधार ही था। इसी कारण यह गांधार कला के नाम से लोकप्रिय हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन है हिंदी, देवनागरी, फारसी या संस्कृत। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, संस्कृत। तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। अन्य तथ्य हैं, भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत विशाल है। यह प्रधानतः संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी है। परंपरा के अनुसार इसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा से हुई है। वेदों की रचना भी संस्कृत भाषा में की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अन्य प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है सारनाथ में, वैशाली में, सांची में या बोधगया में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, सारनाथ में। तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अन्य तथ्य है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जहां 5 ब्राह्मण उनके प्रथम शिष्य बने। इसके बाद उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो ऑप्शन है हिंदी, देवनागरी, संस्कृत या पाली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, संस्कृत। तो इंडो आर्य जो है वो संस्कृत भाषा बोला करते थे। अन्य तथ्य है, भारतवर्ष में प्रायः सभी संप्रदायों ने प्राचीन काल से संस्कृत भाषा को अपनाया है और इंडो आर्य भी संस्कृत भाषा बोला करते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? ऑप्शन है खजुराहो, एलोरा, महाबलीपुरम, लिंगराज मंदिर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, महाबलीपुरम। तो पल्लव कला के अंतर्गत महाबलीपुरम कला केंद्रों का विकास हुआ। अन्य तथ्य है, चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाबलीपुरम एक सुंदर समुद्र तट है। यहाँ पर पल्लव वंश के शासकों द्वारा मंदिर बनवाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खंडगिरी तथा उदयगिरी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ओडिशा में, ओडिशा। तो खंडगिरी तथा उदयगिरी ओडिशा में स्थित है। अन्य तथ्य हैं, खंडगिरी तथा उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में स्थित हैं। ये गुफाएं शुंग काल में निर्मित कराई गई हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कंकालीटिला मथुरा में या भरहुत में या संघोल में या पेशावर में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर, इसमें अन्य विकल्प भी है उसको भी देख लीजिए। तो इसमें ये बी और सी तीनों सही है कि बी, सी और डी सही है कि ये सी और डी सही है कि डी, ए और बी सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ये सी और डी। ये सी और डी भी नहीं सही है। तो चलते हैं अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो भरहुत से सारी विशेषताएं कुषाण कालीन है, यानी भरहुत को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं विशेषताएं वो सब किसकी हैं? कुषाण काल की हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अशोक के पोते दशरथ ने इसमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है बादामी, गोपिका, सीतामढ़ी या लोमस ऋषि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गोपिका। तो अशोक के पोते दशरथ ने गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। तो अन्य तथ्य है, नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपिका गुफा का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाओं का वहियक गुफा, गोपिका गुफा और वडविथ गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ अन्य तथ्य भी हैं। स्वर्ण भंडार गुफा में प्रवेश द्वार पर मेहराब है जिस पर ओपदार पालिश भी हैं। केनरी गुफा संख्या 256 में अवलोकितेश्वर की विशालकाय मूर्ति एवं गुफा संख्या 14 में 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर की प्रतिमा दर्शनीय है। वैभार गिरी पर सप्तपर्णी तथा स्वर्ण भंडार गुफाएं स्थित हैं। सप्तपर्णी गुफा में 7 कक्ष हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बराबार और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाएं की नक्काशी की गई है? ऑप्शन है 10, 12, 5 या 7। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 5। तो बराबार और नागार्जुनी पहाड़ी पर 5 गुफाओं की नक्काशी की गई है। तो अन्य तथ्य हैं, बराबार और नागार्जुनी पहाड़ी पर 5 गुफाओं की नक्काशी हुई है। बराबार की पहाड़ी को प्रवरगिरी तथा गोरखगिरी भी कहा जाता है। यहाँ कुल 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं कर्ण चोपड़ा गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा तथा लोमस ऋषि गुफा का निर्माण दशरथ ने करवाया था। नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण अशोक के पौत्र पोता दशरथ ने करवाया था। वही एक गुफा, गोपिका गुफा
वडथिका गुफा तथा इन तीनों गुफाओं को दशरथ ने आजीविकों को दान दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ अन्य तथ्य भी हैं। मौर्य काल में बराबर पहाड़ियों को खलतिक पर्वत कहा जाता था। सुदामा गुफा तथा लोमस गुफा ये गुफा पर्णशालाओं की शैली में निर्मित की गई हैं। लोमेश ऋषि गुफा का प्रवेश द्वार उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत है। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य लोमश ऋषि गुफा से प्राप्त हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लोमश ऋषि, भजाकाली, खंडगिरी। भजाकाली, लोमश ऋषि, खंडगिरी। खंडगिरी, लोमश ऋषि, भजाकाली। लोमश ऋषि, खंडगिरी, भजाकाली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, लोमश ऋषि, भजाकाली और खंडगिरी। तो अन्य तथ्य है, कालानुक्रमिक क्रम लोमश ऋषि है, फिर भजाकाली है, फिर खंडगिरी है। और बराबरा और नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए अशोक के पौत्र दशरथ ने सुदामा गुहा अशोक द्वारा निर्माण कराया गया था। यह लोमश ऋषि गुफा का निर्माण करवाया था। और पहली शताब्दी की गुफा भाजा गुफा यह निर्विवाद रूप से चैत्य उपस्थानों में सबसे प्राचीन है तथा कार्ली गुफा 100 ईस्वी के सातवाहन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। उदयगिरि और खंडगिरी गुफाएं शुंग काल की हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष किससे संबंधित है? ऑप्शन है शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल या कुषाण काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मौर्य काल। तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष मौर्य काल से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और किस को दर्शाया गया है? ऑप्शन है घोड़ा, गैंडा, वृषभ या गाय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, वृषभ। तो अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? ऑप्शन है राजघाट, सारनाथ, नालंदा या मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मोहनजोदड़ो। तो पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। अन्य तथ्य है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में समाधियाँ, तालाब, स्नानागार, 2 मंजिला मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही मिट्टी को पकाकर बनाए गए खिलौने और मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर उभार कर बनाई गई पशु आकृतियाँ एवं लिपिबद्ध चिन्ह अंकित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? ऑप्शन है भारत, चीन, ईरान या रोम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, ईरान। तो मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर ईरान देश का प्रभाव है। तो अन्य तथ्य है, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर ईरानी कला शैली का प्रभाव है। ईरानी कला शैली की तरह निर्मित अशोक स्तंभों की मुख्य विशेषता है चमकीली पालिश। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है यक्षिणियों की, राजाओं की, पक्षियों की या पशुओं की। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, पशुओं की। तो अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियाँ हैं। तो अन्य तथ्य हैं, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियाँ हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियाँ हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या उत्कल प्रदेश।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उत्कल प्रदेश। तो सम्राट अशोक उत्कल प्रदेश पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे। अन्य तथ्य है सम्राट अशोक उत्कल प्रदेश पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने। उत्कल प्रदेश उड़ीसा की पहचान कलिंग से की जाती है। कलिंग विलय के बाद अशोक बौद्ध बन गए थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अशोक ने किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, तृतीय। तो अशोक ने तृतीय संगीत का आयोजन किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ अन्य तथ्य भी हैं। तृतीय बौद्ध संगीत मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्र ने किया था। इसमें स्थविर संप्रदाय का ही बोलबाला था। मोगलिपुत्र ने महासांघिक मतों का खंडन करते हुए अपने सिद्धांतों को ही बौद्ध के मौलिक सिद्धांत घोषित किए थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? काशी, कलिंग, पाटलिपुत्र या राजस्थान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पाटलिपुत्र। तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अन्य तथ्य है सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जहां पर तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की थी? ऑप्शन है जेम्स प्रिसेप, जॉन मार्शल, विलियम जेम्स या राखाल दास बनर्जी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। तो अन्य तथ्य है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का उदावचन किया था, किंतु उन्होंने लेखों के देवान पिए की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ किससे बने हैं? ऑप्शन है चुनार, सैंड स्टोन से, ब्लैक स्किस्ट से या रेड सैंड स्टोन से, ग्रेनाइट स्टोन से। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर एक, चुनार सैंड स्टोन से। तो अशोक स्तंभ चुनार सैंड स्टोन से बने हैं। अन्य तथ्य है अशोक स्तंभ वास्तु तथा तत्क्षण दोनों ही दृष्टियों से अनुपम है। ये सभी स्तंभ अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। सभी चुनार के वलुए पत्थर से यानी स्टोन से बने हैं। ऐसा लगता है कि चुनार मिर्जापुर में स्तंभों के निर्माण का कारखाना रहा होगा। स्तंभों की लंबाई 35 से 50 फीट तथा प्रत्येक का वजन लगभग 50 टन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बने हैं? ऑप्शन है गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल या मौर्य काल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, शुंग काल। तो सांची और भरहुत स्तूप शुंग काल में बने हैं। तो अन्य तथ्य है मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें सांची का स्तूप एवं भरहुत का स्तूप अति प्रसिद्ध थे। लेकिन ये स्तूप लकड़ी एवं ईंट से बने होने के कारण अपने मूल अवस्था में न रह सके, जिसका शुंग शासकों के समय पुनः जीर्णोद्धार कराकर इन्हें सुरक्षित किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? ऑप्शन है इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी या नंदगढ़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, नंदगढ़। तो अशोक के नंदगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति बनी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अन्य तथ्य भी हैं। अशोक के द्वारा निर्मित करवाए गए लहरियानंदनगढ़ नामक स्तंभ लेख अभिलेख पर हमें मयूर की आकृति का अंकन मिलता है, किंतु विशेष रूप से अशोक के अभिलेखों पर हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की आकृतियां हमें प्राप्त होती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने दैनिक जीवन में कोई ना कोई पर डे लक्ष्य ज़रूर रखिए और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, और जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।